हेलो एवरीवन, उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे क्या विशेष रहा इस सप्ताह में, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं रहीं जो कि यहाँ पर आपके परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक आज हमारे इस लेक्चर में। देखिए, लखनऊ में यहाँ पे 3300 करोड़ रुपए के अधिक के निवेश वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। अब ये परियोजनाएं, सबसे पहली कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की अगर हम बात करें तो इसके फायदे क्या हैं, कहां पे लागू किए गए, जैसे कई सारे प्रश्न आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। तो हम फैक्चुअल डेटा पर ध्यान लगाते हैं और मेंस ओरिएंटेड चीजें भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले देखिए, ये 17 जुलाई 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ में देश के महत्वपूर्ण शहरों के संदर्भ में यहाँ पर कुछ निवेशिक प्रक्रियाएं जो हैं करीब 3300 करोड़ रुपए से अधिक के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का यहाँ पे शुभारंभ किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं कहाँ बन रही हैं। तो पहली देखिए, यहाँ पे परियोजना है मडियाओं IIM राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर लखनऊ सीतापुर खंड पर शामिल है और इसमें नवनिर्मित 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर है और इसमें 6 महीने पहले यहाँ पर इसे पूरा कर लिया गया है। देखा जाए तो इससे लखनऊ से सीतापुर तक एक बेहतर कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। भिटौली तिराहा जानकीपुरम एक्सटेंशन पर जो भारी ट्रैफिक आपको लगता है उससे राहत मिलेगी और 30 मिनट यहाँ पर जो समय है उस समय की लागत भी आपको कम हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर देखिए, अधिक समय और ईंधन की जो समस्या होती थी इसके कारण उसमें भी गिरावट आएगी और तीर्थयात्रियों को चंद्रिका देवी और नैमिषारण्य जाने में भी आपको सुविधा होती है। तो एक तो फायदा ये है, देखिए कभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग जो परियोजनाएं होती हैं उसके बनने से आपको क्या होता है, आपके समय ईंधन दोनों की यहाँ पर लागत की जो होती है उसमें कमी आ जाती है, आने जाने में सुविधा हो जाती है, लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैफिक की जो समस्या होती है उससे यहाँ पे निजात मिलता है। इसके अलावा देखा जाए दूसरा जो राजमार्ग की बात की गई है, अलीगढ़ से कानपुर खंड के बीच नवीगंज से मित्रसेनपुर तक ये भी एक 4 लेन सड़क का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से नवीगंज, कन्नौर, मित्रसेनपुर और आगे दिल्ली तक के यातायात यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के इत्र हब कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर इसके माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। देखा जाए तो छिबरामऊ, गुरसहायगंज, जलालाबाद और मानीमऊ जैसे इलाकों में छोटे मझोले उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को देखा जाए तो छिबरामऊ और नवीगंज मंडी तक आवागमन में भी यहाँ पे आसानी हो सकेगी और दिल्ली तक आसानी से आपको देखा जाए तो सीधी पहुंच यहाँ पर प्राप्त होगी। तो देखिए, जब भी आपको ये लिखा है फैक्चुअल डेटा तो आपने देख लिया, लेकिन जब भी आपको मेंस ओरिएंटेड लिखना हो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में तो देखिए यहाँ पे कई सारे फैक्ट आपको नजर आएंगे। ठीक है, पहला तो ट्रैफिक समस्या से यहाँ पर आपको निजात मिल गया। दूसरा, यहाँ पे देखा जाए तो जो अधिक समय और ईंधन लगता था उसकी यहाँ पर आपको बचत हो रही है। तीसरा, देखा जाए तो तीर्थ यात्रा जैसी अगर चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर लोगों को आने जाने में आपको सुविधा होती है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एक तो आर्थिक विकास की स्थितियाँ आपको बेहतर होती हैं। किसानों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको यहाँ पर अपने उत्पादों को मार्केट तक पहुँचाने में आसानी होती है। छोटे और मझोले उद्योगों की बात करें तो उनको यहाँ पर आपको बढ़ावा मिलता है हाईवे से आपको डायरेक्ट लिंक हो जाने से। तो एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो साथ ही साथ बड़े नगरों और क्षेत्रों से भी यहाँ पर आपको छोटे शहरों और नगरों का जुड़ाव हो जो पाता है, तो आर्थिक विकास की स्थिति बेहतर होती है। तो कभी भी मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन लिखना हो राष्ट्रीय राजमार्ग के लाभों का तो आप इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर कोट कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा यहाँ पर देखिए है, उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो इस तरह का महोत्सव और उसके पीछे के उद्देश्य और तथ्यों को यहाँ पर समझना जरूरी हो जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो आयोजन हुआ वो कब हुआ और कहाँ हुआ। तो 14 से 16 जुलाई 2023 को देखा जाए उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया और इसका शुभारंभ जो किया वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। देखा जाए तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा मास्को, दुबई और बहरीन 3 देखा जाए अलग अलग शहरों या देशों को यहाँ पर आपको आमों का निर्यात किया गया और ये आम के ट्रकों को यहाँ पे हरी झंडी इनके द्वारा दिखाई गई। तो ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश से किन किन देशों को भी यहाँ पर होता है निर्यात, वो भी आम का। तो देख सकते हैं रूस, UAE, बहरीन, अलग अलग देशों को हो रहा है।
बात करें तो लखनऊ से 2 टन आम मास्को और 12 टन आम बहरीन और 1 टन जो आम है वो दुबई को निर्यात किया गया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट आम उत्पादक बागवानों, कृषकों व आम निर्यातकों को यहाँ पर सम्मानित भी इस अवसर पर किया। साथ ही बात करें उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 के यहाँ पर स्मारिका का भी यहाँ पर विमोचन किया गया। बताते चलें, आम महोत्सव के माध्यम से किसानों और बागवानों की मेहनत को यहाँ पर प्रदेश की औद्योगिक फसलों की संभावनाओं को देखने समझने का अवसर भी यहाँ पर आपको प्राप्त होता है, क्योंकि जब भी इस तरीके का महोत्सव का आयोजन होता है, इससे जो लोकल उत्पाद हैं उनका क्या होता है, उनको वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक क्या होता है कि आपको मंच प्राप्त हो जाता है और उस मंच के माध्यम से उन्हें अपने उत्पादों को यहाँ पर सेल करने, उसकी विशेषताएं बताने और उसको दूर दराज क्षेत्रों तक भेजने में सुविधा मिलती है। आम महोत्सव के तहत कृषि उत्पादों को देश दुनिया के बाजार में स्थान दिलाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने के संदर्भ से भी एक विशेष मंच के तौर पर इन्हें देखा जाता है। बात करें कि प्रदेश में आम की लगभग कितनी है, करीब 1000 प्रजातियां हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आम की करीब 1000 प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है और इन आमों को जून से अगस्त माह तक देखा जाए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से देशवासियों और दुनिया के अन्य देशों के मांग के अनुरूप यहाँ पे आपूर्ति का कार्य प्रदेश से किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में उत्तर प्रदेश जो है वो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे आमों का निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिएगा, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादों और फसलों के निर्यात को लेकर के हमारे अन्नदाता किसानों के संदर्भ में यहाँ पर बताया कि इसके माध्यम से आमों के निर्यात करके किसानों की आय को कई गुना यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। उसका उदाहरण भी आप इसमें हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक आयोजन किया गया था 7 से 9 जुलाई 2023 को ही रूस की राजधानी मॉस्को में एक आयोजन किया गया आमरस महोत्सव का। और इस आमरस महोत्सव में प्रदेश के कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आपको सम्मिलित हुआ। देखा जाए तो इस प्रतिनिधि मंडल ने वहाँ प्रदेश के आम की प्रजातियों की मांग की संभावनाओं को देखा और उत्तर प्रदेश के आम की मांग यहाँ पर आपको देखा जाए तो रूस में बहुत ज्यादा है। बताते चलें कि मॉस्को में 800 रुपए प्रति किलो के दाम पर प्रदेश के बागवानों और कृषकों के आम यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं और किसानों को प्रति किलो देखा जाए तो करीब 600 रुपए का शुद्ध यहाँ पे लाभ मिल रहा है, जो यहाँ के बाजार मूल्य से कई गुना आपको अधिक है। अपने कृषि उत्पादों को खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों तक पहुँचाने के संदर्भ से यह सबसे अच्छा समय होता है। तो देखा जाए, जो आम आप भारतीय, हम भारतीय लोग यहाँ पर आप खरीद रहे होंगे 100 रुपए 200 रुपए किलो, वहाँ पर वो उस आम को 800 रुपए प्रति किलो आपको बेचा जा रहा है। तो एक तरीके से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर इसके विदेशी निर्यात से मिलेगा। चलिए एक और टॉपिक यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देश भर की खुफिया एजेंसियों से सीधे जुड़ेगा कानपुर। ये एक विशेष खबर यहाँ पर है। भारत में इसकी स्थापना काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन यूपी में देखा जाए तो इसके संदर्भ में यहाँ पर ये विशेष पहल की जा रही। क्या है ये? तो 13 जुलाई 2023 को बताया गया कि मीडिया को यहाँ पे एक जानकारी दी गई। जानकारी क्या है कि अपराधियों पर लगाम और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को देखा जाए तो मैक यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर से जोड़ दिया जाएगा। जो इसके माध्यम से लाभ क्या है? मैक जो है मल्टी एजेंसी सेंटर के माध्यम से आपको देखा जाए तो इसमें आईबी हो गई, रॉ हो गई, सीबीआई हो गई, अलग अलग एजेंसियां जो हैं वो सब जुड़ी होंगी और इसके माध्यम से देश के किसी भी अपराधी की तस्वीर और उसकी पूरी जानकारी जो होगी मात्र एक क्लिक में आप प्राप्त कर सकेंगे। आपका मतलब है कि यूपी के यहाँ पर आपको सुरक्षा जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है उन्हें। चलिए मैक के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, ये बन कहाँ रहा है? कानपुर में। नाम इसका मैक है यानी कि फुल फॉर्म मल्टी एजेंसी सेंटर है और इसमें देखा जाए तो आईबी, एनआईए, रॉ, एटीएम जैसी एटीएस जैसी आपको सीधे इंटेलिजेंस एजेंसी जुड़ी होती हैं, जिनसे यहाँ पर आप आसानी से क्या हो सकते हैं, कोई भी इनपुट को साझा कर सकते हैं और उनसे कोई भी इनपुट साझा, वो भी आपसे इनपुट अपना साझा करेंगे। इसके माध्यम से राज्य मुख्यालयों तक देखा जाए तो पहले ये सीमित था, अब धीरे धीरे यहाँ पे शहरों, इससे राज्य के अन्य शहरों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। इसे सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए एसमैक यानी कि सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर के रूप में यहाँ पर राज्य के अन्य शहरों में इसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। कानपुर के अलावा देखा जाए प्रदेश के 78 शहरों को इसमें और भी शामिल किया जाएगा।
मैक के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं ये काम कैसे करता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि मैक को जो है क्राइम ब्रांच में इंस्टॉल किया जाएगा। कहाँ पे? क्राइम ब्रांच में। जो सिस्टम क्राइम ब्रांच में लगेगा उसमें से फिर आगे चलकर एक अलग लाइन डेवलप की जाएगी जिसे यहाँ पे इंट्रानेट लाइन कहेंगे। ठीक है, एक लाइन विकसित की जाएगी जिसे क्या बोला जाएगा? इंट्रानेट लाइन। और जो कि देखा जाए कैसे क्या होगा, एक प्राइवेट नेटवर्क होगा और इस प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से ही इसे संबंधित व्यक्ति अपनी लॉगिन आईडी के साथ इस्तेमाल कर सकेगा। इंटरनेट की तरह इसे हर कोई यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, जिसे यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए जाएंगे और बेसिकली जो यहाँ पे देखा जाए खुफिया एजेंसी होंगी या पुलिस विभाग होगा वही से लॉगिन कर सकेगा, वो भी जिसके पास आईडी होगी वही। इसमें देखा जाए तो कई सिक्योर टेलीफोन इसमें साथ साथ लाइन भी जुड़ी होगी जिसे हम हॉटलाइन कहते हैं, जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता है। और हर खुफिया एजेंसी से एक अफसर यानी कि 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट सिस्टम यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जुड़ा रहेगा। इसके साथ साथ इससे कुछ और पहलू भी यहाँ पे देख लीजिए। इसमें आतंकी गतिविधियों, बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ, सोना, नकली नोटों की तस्करी जैसे बड़े अपराधों की सूचना को आसानी से पुलिस यहाँ पे प्राप्त कर सकेगी और इन सब की जो जानकारी होगी उनके सिस्टम पर उपलब्ध होगी। कानपुर में जो बैठे पुलिस अफसर यहाँ पता लगा सकेंगे कि यहाँ रहने वाला कोई अपराधी देश के किन किन शहरों में क्या क्या अपराध कर चुका है। ठीक उसी तरीके से दूसरे शहर से आए अपराधियों की भी जानकारी आसानी से यहाँ पे प्राप्त हो सकेगी और एक तरीके से आप कह सकते हैं मात्र चंद सेकंड में ही पुलिस को यहाँ पे सारी आपको इनपुट अपराधियों की जो है उसे प्राप्त कर सकेगा। देश के किसी भी कोने से अपराधियों से संबंधित कोई भी जानकारी। बताते चले 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच कारगिल युद्ध के बाद ही आपको मैक की स्थापना हुई और नोडल एजेंसी इसकी जो है वो आईबी है। ठीक है, कौन है? आईबी इसकी नोडल एजेंसी है। अब तक मैक जो है सिर्फ राज्यों को यहाँ पे दिया जाता था। इसमें उत्तर प्रदेश इसका सिस्टम एसटीएफ के पास था, हालांकि बाद में यहाँ पर देखा जाए सिस्टम को एटीएस में भी आपको इंस्टॉल कर दिया गया था। इस सिस्टम को लगाने का मुख्य उद्देश्य जो है साइबर स्पेस के अवैध इस्तेमाल, क्राइम टेरर नेक्सस, नार्को टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, ग्लोबल टेरर ग्रुप्स, विदेशी आतंकवादियों की आवाजाही की जानकारियां हासिल करके एजेंसियों को साझा करना है। साथ ही यूएन के यानी कि यूनाइटेड नेशंस की सीआईसी, जिसको हम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी कहते हैं, के आधार पर इसको बनाया गया था। तो ये है आपका, ध्यान रखिएगा मैक के बारे में और उससे जुड़ी हुई यहाँ पर विशेष पहलुओं के बारे में। इसके बाद देखिए एक और टॉपिक हम यहाँ पर जाते जाते डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो है जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में नवनिर्मित यहाँ पे राष्ट्रीय शहीद स्मारक, जहाँ पर देखा जाए तो रेलवे राष्ट्रीय सुरक्षा संग्रहालय भी बनाया गया है और इससे संदर्भित पहलुओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो 24 जुलाई 2023 को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक, नाम ध्यान रखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं आपके संजय चंदर ने जगजीवन आरपीएफ अकादमी, जो कि कहां स्थापित है? लखनऊ में, नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक एवं राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का देखा जाए तो अनावरण किया है। यह शहीद स्मारक 4800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस स्मारक पर 1957 से अब तक 1014 शहीद आरपीएफ कर्मियों के अंकित किए गए हैं। नाम यहाँ पर आपको देखा जाए तो इसमें अंकित किए गए हैं और आरपीएफ की ओर से इन्हें यहाँ पे श्रद्धांजलि भी दी गई है। इस संग्रहालय में आने वाले पर्यटकों को क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं होंगी, क्या क्या जानकारियां मिलेंगी, वो भी बता दें। देखा जाए तो पर्यटकों को एक ही नज़र में रेलवे सुरक्षा बल के इतिहास, उत्पत्ति, उपलब्धियों, कर्तव्यों की और जिम्मेदारियों की यहाँ पर पूरी जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही संग्रहालय को देखा जाए कुल 9000 वर्ग फुट के क्षेत्र में यहाँ पर आपको बनाया गया है, जिसमें 37 विषयगत डिस्प्ले पैनल हैं, 11 डिस्प्ले कैबिनेट हैं, पुलिस प्रणाली का इन्फोग्राफिक यहाँ पर देखा जाए तो इतिहास है, 87 कलाकृतियाँ हैं, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से 500 पृष्ठ, बीते युग के 36 हथियार, सुरक्षा से संबंधित 150 रेलवे की वस्तुएं, रेलवे सुरक्षा तंत्र के विभिन्न रैंकों के 15 पुतले और कई अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं यहाँ पर देखा जाए तो प्रदर्शित की जाएंगी। साथ ही बताते चलें संग्रहालय का आदर्श जो वाक्य है वो है ज्ञान वर्धनायश्च संरक्षणाय। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि ज्ञान को बढ़ावा देने और विरासत को संरक्षित रखने के लिए यहाँ पर लगातार प्रेरित करते रहना।
तो आज के यहाँ पर ये 4 टॉपिक जो कि इस सप्ताह यहाँ पर देखे जाएं तो उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे। नेक्स्ट वीक में हम ऐसे ही और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस टॉपिक को पढ़ जरूर लीजिएगा, सभी पहलुओं को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।